हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण जो संशोधन हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल में नए व्यूज हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहली बात तो ये चीज़ हमको समझना है कि जो अमेंडमेंट जो प्रावधान है, यानी कि जो है भारतीय संविधान में संशोधन की जो बात कही गई है वो किस आर्टिकल में है। ठीक है, तो याद रखना वहां पे जो एक आर्टिकल है आर्टिकल 368। ठीक है, आर्टिकल 368 में जो है ये बताता है कि किस प्रक्रिया के तहत, ये एक्चुअली प्रक्रिया बताता है कि किस तरह से जो है संविधान में संशोधन किया जाता है। यानी कि संविधान जो संशोधन है, संशोधन का ये प्रावधान है। संविधान संशोधन का प्रावधान अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान संशोधन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दे के रखा है, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 368 जो है बताता है कि कौन से संविधान में दिया गया है। अब आपसे जो है ये भी पूछ सकता है कि किस भाग में, यानी कि कौन से पार्ट में ये बात कर रही है, यानी कि जो संवैधानिक संशोधन है वो किस भाग में जो है इसकी बात कही गई है। तो याद रखना कि भाग जो है 20 है। ठीक है, आपको अगर इस तरह से लिखा हुआ मिले तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रोमन नंबर में एक्स लिखा हुआ है और नहीं तो आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपका यहाँ से बिल्कुल भूलना नहीं है कि आर्टिकल 368 जो भारतीय संविधान संशोधन की बात करता है और भाग कौन सा है, भाग जो है आपका 20 है। आई होप ये चीजें समझ में आया होगा। और दूसरी बात जो है, जब कभी भी संवैधानिक संशोधन के लिए जो इससे संबंधित विधेयक पारित होता है तो उसमें जो है क्या होता है, तो इसके जो विधेयक होता है, ठीक है, ये सब बेसिक पॉइंट आपको याद होने चाहिए। उसमें बहुमत की आवश्यकता होती है, बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की बहुमत की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, आईओपी चीजें समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ चीजों को हमको और अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें कोई विशेष एजेंसी की, जैसे मान लो कि संवैधानिक संशोधन अगर किया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि कोई किसी को हम एजेंसी को दे दें कि वो खुद संशोधन करे, नहीं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा का जो है दोनों की समक्ष जो है ये क्वेश्चन रखा जाएगा जिसमें संशोधन करना रहता है। उसके बाद जो है ये चीज होती है। ठीक है, और तब जाकर के जो है पारित होने के लिए ये सब जब बहुमत हो जाता है फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और देन जो है राष्ट्रपति जैसे ही साइन करता है तो वो एक्ट बन जाता है। यानी कि जो बिल है जब तक प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा तब तक साइन नहीं किया जाता है, ठीक है, तब तक वो बिल रहता है, यानी कि विधेयक रहता है। और जैसे ही उस बिल पर, यानी कि उस विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा साइन कर दिया जाता है तो वो वही बिल अब एक्ट बन जाता है, वही बिल अब कानून बन जाता है। ठीक है, वही बिल अब अधिनियम बन जाता है। तो ये पॉइंट जो चीजें हैं आपको एकदम जो है क्लियर होनी चाहिए। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब देखो, अब तक जो है कहा जाए कि जो भारतीय संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान अगर हम बात करें 2023 तक, यानी अब तक अगर हम देखें तो टोटल जो है 105 संशोधन हो चुके हैं। 105 संशोधन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, 105 संशोधन। ठीक है, फिर से एक बार हम रिकॉल करते हैं और हमको अच्छे से, देखो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है, थोड़ा ही पढ़ेंगे समझ में पूरा, 2 पार्ट में हम वीडियो कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ताकि ये लगे कि एग्जाम में बिल्कुल छूटे इससे संशोधन से। फिर से हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहला काम ये है कि कोई भी कानून चाहे कितना नया हो चाहे कितना पुराना हो, अगर 2023 का कानून है तो आज की परिस्थिति के हिसाब से वो सही कानून है। आगे जैसे जैसे चीजें विकसित होती चली जाएंगी, ठीक है,
तो नई नई परिस्थितियां आएंगी, नए नए सर्कमस्टांसेस आएंगे, उसके हिसाब से कानून जो है आज के हिसाब से ठीक है, कल के हिसाब से वो फिर से उसमें कई लूप होल्स दिखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसे ठीक हुआ। अब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो 1950 का है, लेकिन आज के हिसाब से बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया है कि हार्ड भी है और फ्लेक्सिबल भी है, यानी कि संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इस हिसाब से संशोधन नहीं किया जा सकता कि उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका फाउंडेशन है, जो उसका नींव है, वो प्रॉस्टिट्यूट हो जाए। ठीक है, ये बात केशवानंद भारती के केस में कहा गया। ठीक है, वो बताएंगे हम बाद में, लेकिन अभी जो बेसिक पॉइंट था वो हमको पता चल गया। ठीक है, ये चीज। तो किस आर्टिकल में जो है बात करता है भारतीय संविधान का, कौन सा अनुच्छेद जो बात करता है संवैधानिक संशोधन का, जिसमें प्रक्रिया की बात करती है, तो वो 368 है। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस पार्ट में, कौन से भाग में, तो भाग 20 में है ये। विधेयक की बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा की बहुमत से विधेयक को पारित होनी चाहिए। और ये भी हमने बताया कि जब तक जो कोई भी विधेयक हो, अगर वो सदन में रहता है तो बिल कहलाता है, विधेयक कहलाता है, और जैसे ही राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, साइन कर दिया, तो वो एक्ट, अधिनियम कहलाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए, लेकिन अब तक यानी कि 2023 तक लेटेस्ट में बता रहा हूं, इसमें टोटल 105 संशोधन हो चुके हैं। तो यहां तक आई होप ये चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब हम एक एक संशोधन की बात करने वाले हैं और अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या क्या यहाँ पे है। एक एक संशोधन की बात करेंगे और वो जो इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि सारा हम वो करें, सारा पढ़ा के क्या करना है, हमको तो वो पढ़ाना है जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो पहला जो संशोधन हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं, पहला संशोधन, प्रथम संशोधन। और अगर जो है ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कॉपी पेन उठाइए और साथ साथ जो है लिखते चलिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो संशोधन है वो कब हुआ? 1951 हुआ। 1951 में पहला संशोधन हुआ। और ये संशोधन किस लिए हुआ? तो याद रखना, राज्य में जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग थे उनके लिए प्रावधान इसमें बनाया गया। तो बस इतना ही याद रखना है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए प्रावधान, बस इतना ही याद रखना है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट, अच्छा देखो, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको मिलाने के लिए, मैच करने के लिए दे देता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट कहाँ हुआ, 1951। तो जब तक ये याद रखना है, ये बिल्कुल याद नहीं रहेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 1951 और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान। और यहाँ ही नहीं, उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो एसएससी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मली पीसीएस की भी तैयारी कर, भाई इंपॉर्टेंट है ये चीज, यहाँ समझो। ठीक है, तो ये चीज हमको समझना है कि 2 पॉइंट यहाँ आपसे वो पूछ लिया जाएगा कि किसमें जो है ये संशोधन हुआ है और कैसे हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें और क्या क्या चीजें हुई, तो यहाँ पे जो है जमींदार, ये बस एक तो ये याद करना है हमको इस लेवल पे, और क्या करना है, जमींदारी विरोधी कानूनों को। ठीक है, ये भी हमको समझना है, जमींदारी विरोधी कानूनों को, जमींदारी विरोधी कानूनों को न्यायिक समीक्षा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो है न्यायिक जांच भी कह सकते हैं। ठीक है, या समीक्षा ही कह लो, ठीक रहेगा। न्यायिक समीक्षा से उसको बचाने के लिए जो है इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, कानूनों को न्यायिक समीक्षा। ठीक है, न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए
9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, जमींदारी विरोधी कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए जो है 9वीं अनुसूची जोड़ करके यानी प्रावधान किया गया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा कि किस हिसाब से जो है बेसिकली हमको 2 पॉइंट याद करना है, इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, कि यहाँ इसमें बहुत ज्यादा लिखना है ना। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये चीज इतना समझना है कि कैसे क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आता है नेक्स्ट जो संविधान संशोधन है, हमको वो पढ़ना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सारा नहीं पढ़ना है। पहला हमने पढ़ा, अब देखो सीधे मैं उठाता हूँ, सीधे जो है जो इसका संशोधन है वो आ जाता है हमारे पास सीधे 7वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 7th अमेंडमेंट। ठीक है, 7वां जो संवैधानिक संशोधन है वो क्या है, वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1961 में। बस हमको ईयर याद कर लेना है और जितना मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। तो 1961 में जो है 1956 देख लेना एक बार, कंफ्यूजन है सर। 1956 में जो है ये 7वां संशोधन जो है संवैधानिक संशोधन हुआ था। ठीक है, किससे रिलेटेड, बस हमको इतना ही याद रखना है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम से, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ कि 14 राज्य, कितने, 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को क्या किया गया, उसको मिलाया गया। ठीक है, उसको क्या किया गया, मिलाया गया। तो बस हमको इतना याद रखना है कि किससे संबंधित है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, और क्या किया गया इस संशोधन से, तो दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। इसमें क्या गया था, दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है करके 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है क्या किया गया, इसके हिसाब से यहां लिख देता हूं, 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, और दूसरी और 7वीं अनुसूची में क्या किया गया था, इसका संशोधन किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम जो है केंद्र शासित प्रदेश, याद रखना, सर्वप्रथम जो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया, सर्वप्रथम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, केंद्र शासित शब्द के बारे में इसी जो है संशोधन में बताया गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया कि कौन सा संशोधन है, ये 7वां संशोधन है। अब हम बात कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, देखो पहला हो गया 1951, उसके बाद जो 7वां संशोधन है, 7th अमेंडमेंट, वो 1956 में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है हमारा, 8वां नहीं इंपॉर्टेंट है, 9वां नहीं है, 10वां सीधे आता। ठीक है, 10th अमेंडमेंट। 10th अमेंडमेंट यानी कि 10वां संवैधानिक संशोधन की बात करने वाले हैं। ठीक है, 10वां संशोधन। ठीक है, 10वां संशोधन कब हुआ, 10th अमेंडमेंट जो है 1961 में हुआ था। ठीक है, ये 1961, फिर से रिकॉल करो, फर्स्ट वाला कब हुआ था, 1951 में। उसके बाद हमने जो इंपॉर्टेंट बताया था कौन सा, 7th वाला कब हुआ था, 1956 में। 10th वाला कब हो रहा है, 1961 में। तो ये याद रखना। ठीक है,
ये ऐसे करके ना एक बार याद करो तो फिर हो जाएगा, नहीं तो फिर पता है ना बहुत सारे डेट्स हैं और गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 10वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ, यानी 10th अमेंडमेंट कब हुआ, 1961 में। फिर इसमें क्या हुआ, ठीक है, इस वाले जो पोर्शन है इसमें जो है सिंपल बात ये याद रखना, इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जो है तुमको पता है कि जो पुर्तगाल से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दादर, नागर और हवेली थे ना, उनके पास ही थे। ठीक है, पुर्तगालियों, अब ये भी याद रखना कि जो पुर्तगीज थे वो फर्स्ट जो है पहली बार जो है वो भारत में पुर्तगीज ही आए थे। और 1961 में, ठीक है, 1961 में जो है वो छोड़ के भारत चले जाते हैं। पुर्तगीज जो है 1960 पहले आते हैं और लास्ट में जाते हैं। ठीक है, पहले आते हैं और लास्ट में जाते हैं। क्वेश्चन पूछा हिस्ट्री में, मॉडर्न जो है हिस्ट्री पढ़ना, तो उसमें ये क्वेश्चन है। तो पुर्तगीज कब 1961 में जाते हैं। ठीक है, और देखो ये 1961 का अमेंडमेंट भी है, तो उसमें कहा गया कि 1961 में जो अमेंडमेंट हुआ था इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से, जो पुर्तगीज से जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दादर, नागर और हवेली, उनसे क्या किया गया, छीन लिया गया, अधिग्रहण कर दिया गया। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बस ये समझना है कि इसमें क्या करना है, इस संवैधानिक संशोधन से माध्यम से पुर्तगालियों से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, यानी कि यहाँ पे याद रखना पुर्तगाल, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि पुर्तगाल से केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, दादर, नगर और हवेली। ठीक है, दादर, नगर और हवेली का अधिग्रहण, ठीक है, कर दिया गया। ये चीज याद रहेगा। ठीक है, और इसी के माध्यम से आर्टिकल 240 में संशोधन किया गया। ठीक है, तो इतना हमको याद करने की जरूरत है। आर्टिकल 240 में भी क्या किया गया, संशोधन किया गया। ठीक है, तो 10वां अमेंडमेंट याद रहेगा। ठीक है, 1961 में ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है 24वां संशोधन। ठीक है, 24th अमेंडमेंट 1971 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 24th अमेंडमेंट, 24वां संशोधन। अब ये 24वां संशोधन किस चीज से है, ठीक है, तो ये याद रखना सीधी सीधी बात है कि इसमें ये संशोधन जो है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, इस संशोधन के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि जो आर्टिकल 360 का उपयोग किया जा रहा है किसके लिए, संशोधन के लिए। ठीक है, तो जो आर्टिकल 368 है उसमें 13 अनुच्छेद जो 13 है, ठीक है, अनुच्छेद 12 के बाद 13 जो आता है उसमें किसी भी हिस्से में संशोधन, यानी कि आर्टिकल 13 में जो है ये कहा गया कि आर्टिकल 360 का यूज करके आर्टिकल 13 के 13 में संशोधन कर सकते हो, लेकिन जो है ऐसा संशोधन नहीं होना चाहिए कि किसी मौलिक अधिकारों को वो छीन ले। ठीक है, और ये चीज किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। ठीक है, संसद मौलिक अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति दी गई। अब ये भी बताते रहे, देखो फिर से सुन लो, ये कहा गया कि आर्टिकल 360 में 360 का, अब ये क्या है, आर्टिकल 13 में लॉ की बात करता है, ठीक है, रूल की बात करता है, रेगुलेशन की बात करता है, तो कहता है 360 का यूज करके हम आर्टिकल 13 में जो है संशोधन कर सकते हैं। यानी कि ये सीधे सीधे बोल दो ना कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात जो है इसमें किया, तो वो है 24वां संवैधानिक संशोधन है। बस इतना ही बात करना है। ठीक है, और इसमें जो है संशोधन के लिए जो है राष्ट्रपति की अनुमति जो है स्वीकार, मतलब लेना जो है स्वीकार, वो कहा गया कि अनुमति लेना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 25वां संविधान संशोधन, यहीं पे देखते हो 25वां 25th अमेंडमेंट। तो 25th अमेंडमेंट देखते हैं कब आया, ठीक है, तो ये आया 25th अमेंडमेंट।
25वां संवैधानिक संशोधन। 25th अमेंडमेंट जो है 1971 हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1971। और 1971 किसकी बात करता है, ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच जो संबंध है से संबंधित अनुच्छेद दोनों के बीच एक 31C है, ठीक है, द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, इसके बीच, ठीक है, फंडामेंटल राइट और क्या था, डीपीएसपी। आपको पता होना चाहिए ये कौन से पार्ट में है, पार्ट 3 में और ये पार्ट 4 में, ठीक है। तो इनके बीच जो रिलेशन है उसके लिए आर्टिकल 31C जोड़ा गया। आर्टिकल 31C जो है इसमें जोड़ा गया। तो 25वां संविधान संशोधन 1971 में संशोधन करके मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए जो है आर्टिकल 31C यानी कि अनुच्छेद 31C जो है इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद जो है इसमें जो है और भी चीजें जोड़ी गई, लेकिन वो चीजें हमको उतना डिस्कस नहीं करना है, याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं 26वां संविधान संशोधन, ये भी 1971 में कर दिया गया, 26th अमेंडमेंट, ठीक है। 26वां संविधान संशोधन ये भी कब कर दिया गया, 1971 में कर दिया गया। इसमें क्या किया गया, तो याद रखना, इसमें रियासतों के शासकों को दिए जाने वाली जो विशेषाधिकार थे, ठीक है, रियासतों के शासकों को दिए जाने वाले विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ये याद रखना कि जो भी जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं तमाम रियासतें थी, ठीक है, हैदराबाद, जूनागढ़, तमाम रियासतें थी, तो उन लोगों को विशेषाधिकार कुछ दिए गए थे, उसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं नेक्स्ट जो भी संशोधन है। ये जितने भी हमने बता रखा है अब तक वो सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और बहुत ज्यादा नहीं, मैं सीक्वेंस में डिस्कस नहीं कर, केवल इंपॉर्टेंट ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं 26वां तो हो गया, अब सीधे सीधे बात कर 34th अमेंडमेंट, ठीक है, 34th अमेंडमेंट, और ये कब का है, 34वां संवैधानिक संशोधन जो 1974 का है, 1974 का ये संवैधानिक संशोधन है, 1974 का। अब ये क्या करता है, ये बोलता है सीधे सीधे कि इस संविधान में, ठीक है, ये क्या कहता है कि जो हमारे पास संविधान है उसके द्वारा जो है विभिन्न राज्य विधानमंडल जो भी अलग अलग राज्य में, अब ऐसा नहीं कि कुछ राज्य में विधानमंडल है कुछ नहीं है, तो उनके द्वारा बनाए गए जो देखो जो काश्तकारी भूमि होते हैं, ठीक है, जो भूमि से संबंधित, ऐसा सोच लो जो भूमि सुधार, सीधे सीधे हटा दो सर, भूमि सुधार कानून जो है ना उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया, बस इतना ही समझना कि भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल, बस भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में क्या कर दिया गया, शामिल कर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये कौन सा संवैधानिक संशोधन था, ये था तुम्हारा 34वां, ठीक है। अब हम बात करते हैं 38वां संवैधानिक संशोधन के बारे में, 38, ठीक है, 38th अमेंडमेंट, ठीक है। 38वां संवैधानिक संशोधन के बारे में हम बात कर लेते हैं। 38वां संवैधानिक संशोधन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि इसमें जो है कहा गया कि जो राष्ट्रपति होता है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है। किस में 52, 56 और 60 दिया गया है। तो आर्टिकल 352, 356 और 360 में तो उसमें कहा गया कि किसी भी कोर्ट में उसके इस आपातकाल को चुनौती नहीं दिया जा सकता। तो राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए आपातकाल यानी कि इमरजेंसी को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, कहीं भी इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, और ये भी आपातकाल की बातें छोड़ दो, यहां पे सारा चीज वही रहेगा, इसके साथ ही जोड़ लो अध्यादेश। ये जो अध्यादेश लेके आएगा उसको भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। कौन से आर्टिकल में? 123, राज्यपाल 213। ठीक है, ये किसमें? 352, 356, 360। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। तो इनको जो है कोई भी आपातकाल की जो भी घोषणा करता है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42, 42nd अमेंडमेंट। 42वां संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा सा, और काफी कहा जाता है कि काफी मेजर चेंजेस हुआ। ठीक है, इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब सोच लो, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन में इतनी बड़ी चेंजेस हुई, इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो है समाजवादी, इसमें सबसे पहले तो बात करें कि इस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन करके क्या क्या जोड़ा गया? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन जो है उसमें जोड़ा गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, और दूसरी बात संसद, ये तो ये होगा जो संसद है यानी कि पार्लियामेंट है। ठीक है, उसमें और राज्य विधान, संसद और राज्य विधानमंडल, संसद और राज्य विधानमंडल का पहले कार्यकाल जो था ना, पहले कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष था। अब बढ़ा करके यानी इस संशोधन में कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। तो संसद और राज्य विधानमंडल का पहले कार्यकाल 5 वर्ष हुआ करता था, अब इसमें क्या किया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया कि एक और संशोधन हुआ, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। आर्टिकल 74 इसमें बताया गया और कहा गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह से ही कार्य करेगा। ठीक है, तो तमाम मेजर डिफरेंसेस और चेंजेस हुए वो सब यहाँ पूरा काफी लंबा जो है इसमें डिस्कशन होगा। तो ये चीज है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जिसको बोलते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, जिसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसे संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है आर्टिकल 51A जोड़ा गया। ठीक है, आर्टिकल 51A, या इसको हम ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से जो है उसमें पार्ट में जोड़ा गया, तो ये पार्ट है 4A, यानी कि जैसे ही आप फंडामेंटल ड्यूटीज पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बाद जाएंगे यानी कि तो आपका 4A मिल जाएगा। मौलिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकों के लिए जो मौलिक कर्तव्य की बात करता है वहां पे ये चीज दिया गया है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं 42वें की बात इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो 44वां संवैधानिक संशोधन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 44 अमेंडमेंट, 44वां संवैधानिक संशोधन।
ये भी काफी जो है इम्पोर्टेंट है, और ये कब का है, 1978 का। ठीक है, अब देखो यानी कि यहाँ पे जैसे था ना ये वाला 47 वाला 42 वाला, इसको याद करने का तरीका देखो, 19 तो रहेगा ही, देखो 4 और 2 6, तो याद रखना है 76। ठीक है, इसमें 4 4 8 आखिरी वाला, बाकी तो 1972 सेम। ठीक है, तो ये तरीका ये है, बस थोड़ा सा कैसे भी करके याद करना है इसको ट्रिक के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें फिर से संशोधन करके जो है लोकसभा और राज्य जो विधानसभा का कार्यकाल है पुराने जैसे ही 5 वर्ष कर दिया गया। एक संशोधन तो ये हो गया। ठीक है, और एक मेजर चेंज जो आपातकाल में जो आंतरिक अशांति शब्द था, ठीक है, वो क्या किया गया कि के शब्द सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो फिर से वही कहानी है कि जो आंतरिक अशांति शब्द को क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द से प्रतिस्थापित कर दिया गया। प्रतिस्थापित का मतलब इसके जगह पे इसके जगह पे ये लेके आया गया। ठीक है, और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो है पुनः कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी याद रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो है पुनः ये कार्यकाल। और मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कोई और इसमें है 42वें संविधान संशोधन में, तो जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसको हटा करके विधिक अधिकार की श्रेणी में कर दिया गया। तो याद रखना, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार न होकर के क्या हो गया, विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ये क्या हो गया, विधिक अधिकार हो गया, और इसके लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 300A। काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, आपको याद होना चाहिए। संशोधन भी पूछता है कि संशोधन में इसको किया गया और कब जोड़ा गया, ये याद रखना। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसके बाद जो है इसी में ये भी कहा गया कि आपातकाल के दौरान जो है जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या होते हैं, गायब निलंबित हो जाते हैं, लेकिन जो है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो है 20 और 21 जो है निलंबित नहीं किए जा सकते। ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो निलंबित हो सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 51वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, 51वां संवैधानिक संशोधन में जो है काफ़ी ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है, उसमें 1984 में हुआ। इसमें मेघालय, नागालैंड जैसे जो मिजोरम वगैरह हैं, अरुणाचल प्रदेश है, ये जो इनके जो लोकसभा की सीटें वगैरह हैं उनसे संबंधित है। फिर 52वां हम बात करते हैं, ऐसे बता देते हैं कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें दल बदल, ठीक है, इसमें क्या किया गया कि दल बदल की जो कानून है उसको जो है 10वीं अनुसूची में जोड़ी गई। ठीक है, 52वें जो 52वां संविधान संशोधन है 1985, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1985 में तो ये दल बदल का कानून जो है इसमें जोड़ा गया। 52वें के बाद जो 61वां संविधान संशोधन आता है 61 अमेंडमेंट 1989। ठीक है, तो ये क्या है, 61 अमेंडमेंट 1989 में जो है ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यानी कि 1989 में जो है उम्र से रिलेटेड है कि यानी कि यहाँ पे क्या है कि लोग जो उम्र जो है 18 वर्ष से जो मेजॉरिटी की उम्र है, जो मतदान करने की उम्र है वो 18 से अब क्या होगी, 21 से पहले 21 हुआ करते थे। ठीक है, पहले जो है वोटिंग राइट जो 21 हुआ करता था, 21 साल का ही बंदा जो है वोट दे सकता है, लेकिन उसको अब घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आता है 69वां संविधान संशोधन, तो जो 1991 का है, इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को बनाया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 69 अमेंडमेंट, 69 जो है अमेंडमेंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये कब का है, 69 अमेंडमेंट जो है 1989 का है, जिसमें जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो है इसको मिला। 69 अमेंडमेंट आई थिंक 1991, ठीक है, 1991।
एक बार देख लीजिएगा, अगर ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। सिक्सटी-नाइन्थ अमेंडमेंट 1991, ठीक है। इसमें दिल्ली राज्य क्षेत्र को जो है राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है, 1991, ठीक है। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1992 का 73वां, ठीक है, अमेंडमेंट। ये कब का है? 1992 का। ये किससे संबंधित है? तो ये याद रखना, ये सीधे सीधे बात है, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। किससे है? पंचायती राज से, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन किसे? पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद आता है 74वां भी संविधान संशोधन 1992 ही में हुआ था। इसमें जो है जो निकाय है, ठीक है, शहरी निकाय, और उसके बाद जो है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। इसमें जोड़ करके जो है 9th A अनुसूची जोड़ करके जो है इसमें, और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, इससे संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए शहरी निकाय के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे और कोई इम्पोर्टेंट, हाँ, उसके बाद आता है कि 86 अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 86 अमेंडमेंट जो है, जो कि हुआ था 2002 में। 86 अमेंडमेंट कब हुआ था? 2002 में। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, इससे जो है संशोधन करके एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A, ठीक है। इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। कहा जाता है कि इस आर्टिकल में 6 से लेकर के 14 वर्ष के बालकों के लिए, बच्चों के लिए जो है मुक्त शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया इसमें, ठीक है। तो ये आई होप ये चीजें आपको समझ में आई कि ये कौन सा अमेंडमेंट है, कितना, ठीक है। उसके बाद एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है 93 अमेंडमेंट 2005, ठीक है। 93 अमेंडमेंट 2005 का है, ठीक है। 93वें संविधान संशोधन जो है 2005 का, इसमें जो है आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया, आर्टिकल 15 का सब क्लास 5 जोड़ा गया, ठीक है। और इसके साथ साथ जो शिक्षण संस्थान है, ठीक है, उसमें पिछड़े वर्ग के लिए जो है प्रावधान किया गया, ठीक है, शिक्षण संस्थान में पिछड़े वर्ग के लिए। और उसके बाद 97th अमेंडमेंट जो है 2012 में किया गया था, जो सहकारी समिति से संबंधित है। उसके बाद 99 यानी कि 99वां संविधान संशोधन जो है ये बात करता है, वो किया गया था NJAC, ठीक है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। तो फिर उसके बाद कॉलेजियम सिस्टम फिर संशोधन करके हटाया गया। तो ये बस इतना याद रखना कि जो 99th अमेंडमेंट है, ठीक है, 99th अमेंडमेंट जो है वो किससे है? NJAC से, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम नहीं, NJAC कौन सा? 99th अमेंडमेंट NJAC से रिलेटेड है, ठीक है। ये चीजें होगी। उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक है आपका 101वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 101 101 का कन्यादान, GST, ठीक है, GST 101, GST माल और सेवा कर जिसे बोलते हैं, ठीक है, माल और सेवा कर इसको बोलते हैं। उसके बाद 102वां जो संविधान संशोधन है 2018 में हुआ, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया, ये उतना करना नहीं है। 103वां जो संवैधानिक संशोधन है उसमें 15 के खंड 4 और 5 में संशोधन करके जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण देने की बात किया गया है। और 104वां जो संविधान संशोधन 2020 में जो है, अभी काफी लेटेस्ट, मतलब 2020 में 104वां हुआ था, उसमें जो है SC ST के लिए सीटों की जो परसेंटेज है 70 से बढ़ाकर 80 साल कर दिया गया, समाप्ति के समय 70 से 80 साल कर दिया गया, ये उतना ही, ठीक है। उसके बाद 105वां, ठीक है, 105वां इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है 2021 में ये 105वां अमेंडमेंट किया गया। इसमें जो है लोकसभा में 127वें संविधान संशोधन 2021 को पेश किया गया। और इसमें बेसिकली हमको ये समझना क्या किया गया था, तो इसमें 342 खंड 1 और 2 में संशोधन किया गया, और विधेयक जो था उसमें अनुच्छेद वो जोड़ा गया। एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है, सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस से ये चीज़ें रिलेटेड है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
तो ये हमने कंप्लीट कर दिया, पूरा संविधान संशोधन से रिलेटेड था। तो जो भी अगर कोई गड़बड़ी हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसको फिर से मेंशन करेंगे। मैं कोशिश किया हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कवर हो जाएं, तो हमने जो है थोड़ा सा फास्टली जो उसको कवर करा है। वैसे अगर पूरा ओवरऑल अगर आप डिस्कस करें तो काफ़ी लंबा और लेंदी है, तो एक वीडियो में कवर कर पाना जो है काफ़ी मुश्किल है, बट हमने कवर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।